नमस्कार, मैं हूँ रजनीश। स्टडी विथ रजनीश ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम भारतीय राज्य व्यवस्था की एक क्वेश्चन आंसर सीरीज कर रहे हैं और आज की चर्चा का विषय है राज्यसभा। राज्यसभा के बारे में हमने वीडियो लेक्चर तैयार किया है, वह पहले से ही अपलोडेड है, आप उसे देख सकते हैं। अभी उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो आपके सामने राज्यसभा टॉपिक पर ये पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो इसके प्रश्नों के उत्तर के साथ साथ हम इसके एक्सप्लेनेशन भी देते रहेंगे। जो भारतीय संसद का अपर हाउस है वह राज्यसभा कहलाता है और जो लोअर हाउस है वह लोकसभा कहलाता है। भारत में जो संसदीय परंपरा है वह ब्रिटेन की संसदीय परंपरा पर आधारित है। ब्रिटेन में भी पार्लियामेंट के 2 सदन होते हैं और उसमें जो उच्च सदन होता है उसको लॉर्ड सभा कहते हैं और जो निम्न सदन होता है उसको हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। तो इसी तरह से भारत में भी लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन हैं, जिसमें कि राज्यसभा उच्च सदन है। तो इसका सही उत्तर होगा राज्यसभा यानी ए। दूसरा है, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्यों? तो राज्यसभा को स्थायी सदन भी कहा जाता है। इसका कारण यह है कि राज्यसभा को भंग नहीं किया जाता। राज्यसभा के 1/3 मेंबर्स 2 साल के पश्चात अपने पद से रिटायर होते हैं, सेवा मुक्त होते हैं और उस दौरान दोबारा चुनाव होता है और 1/3 मेंबर्स को 1/3 सदस्यों को दोबारा से चुना जाता है। इस तरह से राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती, राज्यसभा सदैव अस्तित्व में बनी रहती है। तो इसका ऑप्शन है कि पहला तो ऑप्शन है सभी सदस्य आजीवन सदस्य रहते हैं, तो यह गलत है क्योंकि भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। ऐसी व्यवस्था ब्रिटेन के लॉर्ड हाउस में है, लॉर्ड सभा में है। वहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है उसके जो भी मेंबर्स होते हैं वो आजीवन सदस्य रहते हैं, एक बार जो सदस्य बन जाते हैं। इसीलिए 1200 के आसपास या उससे भी ज़्यादा लॉर्ड सभा के मेंबर्स की संख्या पहुँच गई है ब्रिटेन में। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में 6 महीने के लिए बनाए जाते हैं और वो 6 साल के लिए बनाए जाते हैं और हर दूसरे साल 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। तो पहला ऑप्शन गलत होगा। दूसरा, इसे विघटित नहीं किया जा सकता, यह ऑप्शन सही है। और तीसरा है, कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, तो ये 1/3 सदस्य होते हैं, ठीक 1/3 सदस्य होते हैं ये, जो कि 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। इस तरह से दूसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा बी और सी। तीसरा प्रश्न है, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो भारतीय संविधान में राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। इसके पश्चात है, वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो 250 में से केवल 245 सदस्य ही अधिकतम वर्तमान में हैं, जिनमें से कि 238 सदस्य चुने हुए होते हैं और 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। यह कुल अधिकतम संख्या है, किंतु कुल अधिकतम संख्या में केवल अभी तक 245 सदस्यों को ही रखा जाता है, जो कि नामित किए हुए और चुने हुए दोनों होते हैं। तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर है 245 यानी ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 5। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो हमने बताया ही कि राज्यसभा में 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। ऐसे 10 सदस्य जो कि किसी जो श्रेणियां विभाजित बनाई गई हैं कि जो व्यक्ति समाज सेवा, कला और विज्ञान, साहित्य, इन क्षेत्रों में विशेष उपलब्धि प्राप्त व्यक्ति हैं, उन्हें राज्यसभा में नामित किया जाता है। तो इसमें राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को नामित किया जाता है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। छठवां प्रश्न है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। राज्यसभा में किसका प्रतिनिधित्व होता है? तो वास्तव में राज्यसभा में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व होता है। जो लोकसभा है वह जनता के प्रतिनिधित्व में होते हैं और जो राज्यसभा होती है उसमें जनता के नहीं बल्कि राज्य की विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा, राज्य और संघ शासित प्रदेश की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा उनका चुनाव होता है और इस तरह से राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व होता है। तो छठवें का ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा। इस तरह से उपर्युक्त दोनों का यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद सातवां, जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? तो अभी तक 2 ही ऐसे संघ शासित क्षेत्र हैं जिनके पास अपनी विधानसभाएं हैं, दिल्ली और पांडिचेरी। इसके अलावा
जो जम्मू कश्मीर अभी नए 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है जम्मू कश्मीर को, पहला तो जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। अभी इनके पास अपनी विधानसभाएं नहीं है, किंतु इनकी जनसंख्या और क्षेत्रफल बड़ा है, तो संभव है कि इनमें भी भविष्य में विधानसभाओं की स्थापना की जा सकती है। तो अभी वर्तमान में केवल 2 ही ऐसे संघ शासित प्रदेश हैं, दिल्ली और पांडिचेरी, जहाँ की विधानसभाएं हैं। लेकिन जिन केंद्र शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं हैं, उनके लिए यह प्रावधान है कि एक निर्वाचक मंडल की स्थापना की जाए और वह निर्वाचक मंडल के माध्यम से उनके सदस्यों का चुनाव हो। किंतु उनकी आबादी, उनकी जनसंख्या इतनी कम है कि ऐसी व्यवस्था नहीं की जा सकी है। तो अभी हम फिलहाल प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न यह है कि जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती, उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं। तो उनके प्रतिनिधि विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं, यानी 7A, 7वें का A ऑप्शन सही होगा। लेकिन ऐसा कोई भी व्यवस्था वर्तमान में कार्यरूप में नहीं प्रचलित है। अभी केवल पांडिचेरी और दिल्ली के ही सदस्य चुने जाते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 8वां प्रश्न है, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है। यहाँ पर प्रश्न यह कह रहा है कि राज्यसभा में सदस्यों के निर्वाचन की पद्धति क्या है। तो वह पद्धति है अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में मैंने इस अनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के बारे में डिटेल में बताया है, तो आप वो लेक्चर आप देख सकते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव किया जाता है। 9वां प्रश्न है, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है। तो प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। पहला ऑप्शन इसका सही होगा, 9वें का A। आगे चलते हैं। आगे है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व निर्भर करता है जनसंख्या के आधार पर। जिस राज्य की जनसंख्या जितनी ज़्यादा होगी, उस राज्य का प्रतिनिधित्व उतना ज़्यादा होगा। इसीलिए भारत में प्रत्येक राज्य के राज्यसभा में जो सदस्यता है वह अलग अलग है, अमेरिका में नहीं है। अमेरिका में जो उच्च सदन होता है उसे सीनेट कहते हैं, और सीनेट में प्रत्येक राज्य को 2-2 सदस्यों की सदस्यता प्राप्त है। भारत में यह कम या ज़्यादा है। जैसे उत्तर प्रदेश को 30 सदस्य प्राप्त हैं, तो वहीं त्रिपुरा को केवल 1 ही सदस्य प्राप्त है। तो इस तरह 30 नहीं 31 सदस्य हैं उत्तर प्रदेश के, और त्रिपुरा को 1 ही सदस्य प्राप्त है। तो इस तरह से यह अंतर देखने को मिलता है। तो 10वें का उत्तर होगा राज्य की जनसंख्या। आगे चलते हैं। 11वां प्रश्न, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है। तो राज्यसभा में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है, 31 मेंबर्स इसके हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के 31 सदस्य चुने जाते हैं, इस पर हमने चर्चा कर ही ली है। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर 3 जोड़े दिए हुए हैं, 3 में से ऐसे कौन से हैं जिनमें कि समान प्रतिनिधित्व जिन राज्यों को मिला है। प्रश्न पढ़ते हैं, राज्यों के युग में से किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये 2 राज्य हैं। तो आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में 11 सदस्य हैं। पश्चिम बंगाल और बिहार, ये बड़ी आबादी वाले क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर 16 सदस्य हैं। उड़ीसा और राजस्थान में 10 सदस्य हैं दोनों राज्यों में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार और पश्चिम बंगाल, ये 3 के तीनों युग्म जो हैं, तीनों बराबर राज्यसभा की सदस्यता वाले युग्म हैं, जोड़े हैं। तो इसलिए चौथा ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त सभी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। तो दिल्ली और पांडिचेरी 2 ऐसे संघ शासित क्षेत्र हैं जिनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। तो यह ऑप्शन A सही होगा, दिल्ली और पांडिचेरी। 15वां प्रश्न है, किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। यहाँ पर भी फिर से जोड़ा दिया हुआ है, और यह पूछा जा रहा है कि किन 2 राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है राज्यसभा में। तो यहाँ पर जो 2 राज्य हैं जिन्हें कि समान प्रतिनिधित्व प्राप्त, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात और राजस्थान, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है मध्य प्रदेश और गुजरात, ये ऑप्शन सही होगा। मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों के सदस्यों की संख्या 11-11 है। तो इस तरह से 15वें का ऑप्शन सही होगा, B, मध्य प्रदेश और गुजरात। अगला प्रश्न है, बिहार के लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा में कितनी सीटें बिहार में हैं। तो इस पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। बिहार और पश्चिम बंगाल की 16-16 राज्यसभा में सीटें हैं,
तो 16वें प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, 16 सीट। इसके बाद 17वां प्रश्न है, आगे चलते हैं। 17वां प्रश्न है, सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है। तो सर्वाधिक प्रतिनिधित्व जिस तरह से है तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश का है, फिर महाराष्ट्र का, फिर तमिलनाडु का। तो 17वें प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ए, यानी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न यह पूछ रहा है कि राज्यसभा में चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए। तो न्यूनतम आयु राज्यसभा की सदस्यता के लिए 30 वर्ष है, यानी 18वें का सही ऑप्शन होगा सी, 30 वर्ष। प्रश्न क्रमांक 19, राज्यसभा में सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, वही प्रश्न है, 30 वर्ष यह न्यूनतम आयु निर्धारित किया गया है। इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि अलग अलग प्रश्न में थोड़ा सा शब्दों को बदल करके भी पूछा जा सकता है, तो आप उससे कंफ्यूज मत होइए, उस सवाल को समझने, उस प्रश्न को समझने की कोशिश करिए। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 20, राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, सेवा मुक्त होते हैं। तो 20वें प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, 6 वर्ष। 21वां प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, 2 वर्ष या 4 वर्ष मत लगाइएगा। 22वां प्रश्न है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं। तो हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, तो यह है 2 वर्ष। ठीक, 22वां प्रश्न है जिसका ऑप्शन होगा ए, 2 वर्ष। अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न है, क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है। तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता। चाहे ऑप्शन इसमें आपको दिया है तो लग रहा होगा कि 3/4 सदस्यों के संयुक्त अधिवेशन, ऐसा कुछ भी नहीं है। 23वें प्रश्न का सही आंसर होगा बी, यानी राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता। आगे चलते हैं, आगे है 24वां प्रश्न, क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है। तो ऐसा नहीं है, 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष रिटायर होते हैं, सेवा मुक्त होते हैं और उनका निर्वाचन होता है। तो इस तरह से 1/3 सदस्यों का ही निर्वाचन हो पाता है, यानी 24वें का सही उत्तर होगा बी। 25वां प्रश्न है, लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, क्यों। लेकिन उनके प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो 25वें प्रश्न का सही ऑप्शन होगा बी, प्रत्येक 2 वर्ष बाद उसके 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 26 पर। प्रश्न क्रमांक 26 इस बारे में है कि 4 कथन दिए हुए हैं, 4 में से कौन सा सही है हमें बताना है, कौन सा सही नहीं है यह बताना है। तो चारों को पढ़ते हैं बारी बारी से। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है, तो ये एकदम सही है, अधिकतम सदस्य संख्या 250 है राज्यसभा की। इसके बाद राज्यसभा निरंतरता का प्रतीक है, ये भी एकदम सही है। राज्यसभा के 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर पदमुक्त होते हैं। तो यहाँ पर 2/3 नहीं 1/3 होगा, इसलिए यह वाक्य गलत है। और अगला है, राज्यसभा में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की सीटों का आवंटन संविधान की 4वीं अनुसूची में दिया हुआ है, तो यह वाक्य भी सही है। इस तरह से हमारा सही ऑप्शन होगा सी, यानी 2/3 नहीं बल्कि 1/3 सदस्य पदमुक्त होते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 27, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर 4 कथन दिए हुए हैं। पहला है, राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधानसभाएं करती हैं। तो राज्यों की ही नहीं बल्कि केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाएं भी करती हैं। ठीक, यह ध्यान रखिएगा। कथन यह गलत नहीं है लेकिन अपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। यानी राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधानसभाएं और संघ शासित प्रदेशों की विधानसभाएं भी करती हैं। अगला है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अतः राज्यसभा का कोई सदस्य ही उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। तो यहाँ पर यह कथन भी गलत है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है, आवश्यक नहीं कि वह राज्यसभा का सदस्य हो ही। अगला है, लोकसभा और राज्यसभा में एक बात का अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन कोई भी प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, परंतु राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वही होना चाहिए जहाँ वह प्रत्याशी बन रहा है।
यहाँ पर एक निवास की बाध्यता है कि जिस भी राज्य से आप राज्यसभा के मेंबर हैं उस राज्य के निवासी होने चाहिए, इस तरह की व्यवस्था है। और चौथा है, भारत के संविधान में राज्यसभा में नामित सदस्य के मंत्री पद पर नियुक्ति का स्पष्ट शब्दों में निषेध है। तो चौथा ऑप्शन भी गलत है, इस तरह से सी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 28 में। 28वां प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति कितनी है? मतलब मिनिमम जो कोरम कितने सदस्यों की उपस्थिति में राज्यसभा की बैठक चल सकेगी? तो वह है 1/10, यानी 25 सदस्य कहिए या 1/10 कहिए, कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 29 पर। राज्यसभा में गणपूर्ति यानी कोरम के लिए निर्धारित संख्या कितनी है? तो वह संख्या है 25। इस पर पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं, ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न क्रमांक 30, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? तो यह प्रश्न कई तरह से घुमा करके आपको पूछा जाएगा कि राज्यसभा को कब भंग किया जा सकता है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने हैं, राज्यसभा को कौन भंग करता है, राज्यसभा को भंग करने के संबंध में क्या चीज़ है। तो ध्यान रखिएगा, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, वहाँ पर चाहे किसी का भी नाम दिया हो तो यह होगा इनमें से कोई नहीं, यानी राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसी को नहीं है। फिर सही ऑप्शन इसका होगा डी, यानी इनमें से किसी को नहीं। 31वां है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है। पदेन का मतलब कि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वही राज्यसभा का सभापति भी बनेगा। 32वां प्रश्न है, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो यह राज्यसभा ही है, क्योंकि राज्यसभा के किसी सदस्य को अध्यक्ष नहीं बनाया जाता बल्कि उपराष्ट्रपति को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 33, 33वां प्रश्न। 33वां प्रश्न है, राज्यसभा में सभापति का चुनाव कौन करता है? तो राज्यसभा में के सभापति का चुनाव वही करेगा, यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में पूछ रहा है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य होते हैं, यानी 33वें का सही ऑप्शन होगा बी, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। कंफ्यूज मत होइएगा, राज्यसभा का सभापति पूछे या फिर भारत का उपराष्ट्रपति पूछे, एक ही बात है। प्रश्न क्रमांक 34, राज्यसभा का सभापति है, इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना है, जी नहीं, यह गलत है। लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है, यह ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। आगे है प्रश्न क्रमांक 35वां, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है? मतलब कोई ऐसा व्यक्ति अध्यक्षता करता है जो सदस्य न हो, तो यह राज्यसभा के बारे में ही है। देख रहे हैं आप कि दो प्रश्न ऐसे हैं, एक अध्यक्षता और दूसरा भंग करना। इसे तरह तरह से घुमा फिरा कर प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे ध्यान से पढ़िए, आपको आसानी से हो जाएगा। 35वें का सही उत्तर होगा राज्यसभा। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 36 पर। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? तो राज्यसभा की जब सभापति की अनुपस्थिति होती है तो उस समय उसके कार्य का संचालन उपसभापति करता है। और ध्यान रखिएगा, उपसभापति का निर्वाचन उसके सदस्य मिलकर ही करते हैं, यानी 36वें का सही ऑप्शन होगा सी। सभापति जरूर उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? इस पर हम चर्चा कर ही चुके हैं कि राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर के उपसभापति का निर्वाचन करते हैं। 38वां प्रश्न है, क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है? तो नहीं, राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता नहीं करता है। 38वां प्रश्न हो गया। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 39, 39। प्रश्न क्रमांक 39 है, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभाएं और इसके अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव, इन सबके चुनावों की देखरेख निर्वाचन आयोग करता है। तो प्रश्न क्रमांक 39 का सही ऑप्शन होगा ए, निर्वाचन आयोग। ठीक। प्रश्न क्रमांक 40, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है, जनता के द्वारा नहीं होता है, लोकसभा के सदस्यों द्वारा भी नहीं होता है, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है, यानी 40वें प्रश्न का सही ऑप्शन होगा डी, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। इसमें राज्य और संघ शासित प्रदेश की विधानसभाएं भी हैं, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। 41वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे?
तो प्रथम सभापति यानी प्रथम उपराष्ट्रपति, तो प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी 41वें का सही ऑप्शन होगा बी। आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 42, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है कि 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, तो ये कथन एकदम सही है। आगे का प्रश्न क्या है, अगला कथन क्या है? इसके आधे सदस्य सेवा मुक्त नहीं होते, ये गलत है। ये आधे सदस्य के बारे में ये भी गलत है। और 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश, ये भी गलत है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रश्न क्रमांक 42 का सही ऑप्शन होगा ए, इसके 1/3 सदस्य 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। प्रश्न क्रमांक 43 है, निम्नांकित में से कौन राज्यसभा के एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? मतलब ऐसे कौन से विषय हैं जिनमें राज्यसभा को एकाधिकार प्राप्त है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन इसका सही होगा, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना। 3 तरह की अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, प्रशासनिक सेवा यानी IAS, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा IPS और भारतीय वन सेवा IFS। इन तीनों के अलावा और अगर किसी और अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना है तो उस पर राज्यसभा की अनुमति, राज्यसभा की सहमति अनिवार्य है। इस तरह से राज्यसभा को इस विषय में एकांतिक शक्ति या एकाधिकार प्राप्त है। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 44 पर, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? तो इसका ऑप्शन होगा सी, यानी नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना हो तो उसमें लोकसभा से ज़्यादा अधिकार राज्यसभा को प्राप्त है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि राज्यसभा जो है वह राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध हैं वह अखिल भारतीय सेवाओं से प्रभावित होते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के जो कर्मी होते हैं उनमें उनका जो चयन है वह संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा किया जाता है, लेकिन उनकी नियुक्ति की जाती है राज्यों में। तो इस तरह से यह जो दोनों के बीच, संघ और राज्य के बीच जो संबंध बनता है वह निर्धारित करता है राज्यसभा के द्वारा, क्योंकि राज्यसभा में ही राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। तो इस कारण से राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवाओं के संदर्भ में, समवर्ती सूची के संदर्भ में, या कोई ऐसे विषय जो कि राज्यों के विषय हैं और उन्हें केंद्र को सौंपना है या समवर्ती सूची में डालना है, तो इन सब विषयों में राज्यसभा को ज़्यादा अधिकार प्राप्त हैं लोकसभा की अपेक्षा। आगे चलते हैं, प्रश्न भी आगे आएंगे आपको। राज्यसभा में कौन से ऐसे अनन्य अधिकार हैं जो लोकसभा को प्राप्त नहीं हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा, अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार संघ सरकार को देना, यह भी ऑप्शन सही है, यानी उपर्युक्त दोनों ऑप्शन इसके सही होंगे। 45वें का सी होगा, उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 46, नई अखिल भारतीय सेवाओं को स्थापित करने की दृष्टि से किसका ज़्यादा महत्व है? तो यह महत्व है राज्यसभा के प्रस्ताव का। राज्यसभा अगर अनुमति देती है तो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 47, संविधान के अनुच्छेद 312 राज्यसभा को निम्नलिखित में से किसका अधिकार प्रदान करती है? तो अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 47 का सही उत्तर होगा एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाएं सृजित करने का। 47वें का सही उत्तर होगा सी। प्रश्न क्रमांक 48 आपके सामने है, केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, इसके लिए क्या चाहिए होगा? तो केंद्रीय संसद अगर किसी भी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना है तो इसके लिए उसे राज्यसभा में एक प्रस्ताव पारित करवाना होगा और वह प्रस्ताव राज्यसभा के 2/3 सदस्यों द्वारा पारित होना चाहिए। तो इस तरह से सी ऑप्शन सही होगा। राज्यसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करने पर केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकेगी। 48वें का सही उत्तर होगा सी। आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 49, राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? अब हमने विधेयक के बारे में जो IGP की लेक्चर सीरीज हुई है उसमें आप देख लीजिएगा, 2 तरह के विधेयक बताए थे, साधारण विधेयक और धन विधेयक। धन विधेयक का संबंध होता है धन की निकासी, उगाही, धन के खर्च करने, इन सब चीज़ों से। तो धन विधेयक को राज्यसभा ज़्यादा दिन तक नहीं अपने पास रख सकती, 14 दिन तक के लिए वह उसे अपने पास रख सकती है। तो 49वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। 50वां प्रश्न है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है अगर उसे उच्च सदन
उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन ना कर सके, तो यह टाइम है 14 दिन। अगर 14 दिन तक राज्यसभा उसे पारित नहीं करती या वापस करती है या कुछ भी ऐसा नहीं करती, उस पर उदासीन रहती है, तो वह पारित मान लिया जाता है। तो इस तरह से प्रश्न क्रमांक 50 तक हम कर चुके हैं। आगे देखते हैं, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए। तो जो धन विधेयक है वह 14 दिन के भीतर ही लोकसभा को वापस कर देना चाहिए, चाहे पारित करके या जो भी। तो इस तरह से 14 दिन के भीतर अगर वह नहीं करती तो 15वें दिन वह मान लिया जाता है, पारित मान लिया जाता है। राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है। फिर वही प्रश्न आ गया। वास्तव में राज्यसभा को भंग करने में कोई सक्षम नहीं है। यहाँ पे कोई भी नाम दे, कोई भी अनुच्छेद दे, कोई भी संशोधन दे, जब तक भारत का संविधान अपने अस्तित्व में है राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। अगर कोई ऐसी विशेष परिस्थिति बनती है और संविधान में संशोधन होता है तभी ऐसा होगा, नहीं तो यहाँ भी कोई भी नाम दिया रहे, आप कंफ्यूज मत होइएगा, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। तो उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका ऑप्शन होगा। 53वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। तो किसी भी परिस्थितियों में राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। 53वें का सही ऑप्शन होगा डी। आगे 54वां प्रश्न है, राज्यसभा एक स्थायी सदन होने के कारण इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। 54वें का सही ऑप्शन होगा ए, यानी 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। 55वां प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है। तो वह राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति केंद्र सरकार की सिफारिश से 12 सदस्यों को नामित करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 56, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि के क्षेत्रों में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था किस अनुच्छेद में दी हुई है। तो यह अनुच्छेद 80 है, जिसमें कि राज्यसभा में सदस्यों को नामित करने की बात कही गई है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 57, निम्नलिखित में से किस में राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती। तो राज्यसभा की भूमिका उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में होती है, अध्यक्ष के निर्वाचन में नहीं होती। ठीक, तो यहाँ पर एक एक करके हम ऑप्शन पढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा की भी भूमिका होती है और लोकसभा की भी। अध्यक्ष की निर्वाचन में केवल लोकसभा के अध्यक्ष में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, तो यह नहीं होता। और राष्ट्रपति के महाभियोग में और मुख्य न्यायाधीश के महाभियोग में होती है। तो इस तरह से 57वें का सही ऑप्शन होगा बी, राज्यसभा की कोई भूमिका अध्यक्ष के निर्वाचन में नहीं होती। यहाँ पर अध्यक्ष का मतलब है लोकसभा का स्पीकर। राज्यसभा के लिए 4 ऑप्शन दिए हैं, भंग नहीं हो सकती, तो पहला ऑप्शन ही सही है कि राज्यसभा भंग नहीं हो सकती। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 59 है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। तो यह भी सही है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। प्रश्न क्रमांक 59 का ए ऑप्शन सही होगा। प्रश्न क्रमांक 60 है कि धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया गया है। तो यह है 14 दिन का। 14 दिन के भीतर धन विधेयक पर राज्यसभा कुछ न कुछ अपनी संस्तुति देती है, अन्यथा वह पारित मान लिया जाता है। प्रश्न क्रमांक 61 है, राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकती है। तो राज्यसभा चाहे तो 6 महीने के लिए सामान्य विधेयक को रोक सकती है। तो इस तरह से प्रश्न क्रमांक 61 का सही ऑप्शन होगा 6 महीने। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। तो सबसे पहले फिल्म अभिनेता जो थे पृथ्वीराज कपूर साहब, और इन्हें राज्यसभा में पहले ऐसे फिल्मी अभिनेता हैं जिन्हें की मनोनीत किया गया था, नामित किया गया था। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री। तो ये थी नरगिस दत्त। नरगिस दत्त को पहली बार राज्यसभा के लिए नामित किया गया था। तो यह भी प्रश्न पूछा हुआ है परीक्षा में, यह भी महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 64 पर। प्रश्न क्रमांक 64 इस बारे में है कि आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था। तो इसमें रामधारी सिंह दिनकर के बारे में आपने सुना होगा। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी साहित्यकार थे और यह राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। साहित्य के क्षेत्र में ये अग्रणी विद्वान थे और ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 65, प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य था। तो इनमें से तीनों के नाम हम पढ़ते हैं। इंदिरा गांधी पहली बार जब प्रधानमंत्री बनाई गई तो राज्यसभा की सदस्य थीं। I.K. गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल भी पहली बार यही थे, और मनमोहन सिंह अपने दोनों कार्यकाल में राज्यसभा के ही सदस्य थे। तो इस तरह से
65वें का सही ऑप्शन होगा उपर्युक्त सभी प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त रहते हुए ये तीनों लोग राज्यसभा के सदस्य थे। प्रश्न क्रमांक 66 66वां प्रश्न है, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव। तो राज्यसभा में जो कार्यालयीन कार्य होते हैं उन सब के लिए एक महासचिव होता है और उस महासचिव वह IAS रैंक का अधिकारी होता है। तो महासचिव में पहली महिला महासचिव कौन थी? तो VS रमा देवी थी। प्रश्न क्रमांक 66 का उत्तर होगा D VS रमा देवी। यह पहली महिला महासचिव थी जो कि राज्यसभा की थी। 67वां प्रश्न है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? तो राज्यसभा का गठन हुआ था 1952 में हमारे चुनाव हुए, जिनमें कि लोकसभा राज्यसभा दोनों के लिए चुनाव हुए थे। तो पहला जो राज्यसभा के लिए पहला जो गठन था वह 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन होगा 67वें का D 3 अप्रैल 1952। और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। तो राज्यसभा की प्रथम बैठक, अगला प्रश्न है 68वां प्रश्न है 13 मई 1952। इसका भी ऑप्शन D सही होगा। ठीक, ध्यान रखिएगा 3 अप्रैल को यह गठित की गई और 13 मई को पहली बैठक हुई। प्रश्न क्रमांक 69वां, राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई? तो पहला समूह 2 वर्ष पश्चात ही सेवानिवृत्त, 1/3 सदस्य 2 वर्ष पश्चात ही सेवानिवृत्त हो गए थे। इसके लिए राष्ट्रपति को विशेष अधिकार दिया गया था कि वह जो पहले लॉट के लोग हैं उनमें से 1/3 सदस्यों को 2 वर्ष में ही सेवानिवृत्त कर दे। तो इसलिए उन लोगों को पहले जो चुने गए थे उन्हें 2 अप्रैल 1954 को सेवानिवृत्त कर दिया गया था। 69वें का सही ऑप्शन होगा C 2 अप्रैल 1954। 70वां प्रश्न है, राज्यसभा कब भंग की जाती है? तो राज्यसभा कभी भंग नहीं की जाती। 70वें का सही ऑप्शन होगा D। अगला प्रश्न है 71वां, राज्यसभा के बारे में कौन से कथन सही हैं? ठीक, तो पहला कथन है राज्यसभा में अधिकतम अनुज्ञेय संख्या 250 है। तो यह कथन एकदम सही है। दूसरा है 238 सदस्य राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। तो यह भी सही है। तीसरा है अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के मामले में लोकसभा के समान ही विधायी शक्तियां राज्यसभा को प्राप्त हैं। तो यह कथन गलत है, क्योंकि अखिल भारतीय सेवाओं के मामले में लोकसभा को शक्तियां नहीं हैं, राज्यसभा को एकाधिकार है, अनन्य शक्तियां प्राप्त हैं। तो पहला और दूसरा ऑप्शन सही होगा, यानी ऑप्शन A। आगे है प्रश्न क्रमांक 72, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल क्या है? तो राज्यसभा भंग नहीं होती, यह समाप्त होने का विषय नहीं है, ध्यान रखिएगा। 72वें प्रश्न, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का है, किंतु राज्यसभा का कोई कार्यकाल निर्धारित नहीं है, वह कभी भंग नहीं होती, निरंतर बनी रहती है। 73वां प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में कौन से कथन हैं? तो जो व्यक्ति सदस्य बने उनमें क्या होना चाहिए? पहला तो 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, तो पहला ऑप्शन सही है। जहां अभ्यर्थी निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, यह भी सही है। और तीसरा है राज्य के अंतर्गत लाभ के पद धारित नहीं होना चाहिए। तो इसमें लाभ के पद में मंत्री पद नहीं आता, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर लिखा होता कि मंत्री पद धारित नहीं होना चाहिए, मंत्री पद को छोड़कर कोई लाभ का पद नहीं धारण करना चाहिए, तो यह भी ऑप्शन सही होता। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति पहले से मंत्री बना दिया गया है और उसे बाद में राज्यसभा की सदस्यता दिलाई जाए तो ऐसा संभव है। तो 73वें का पहला और दूसरा ऑप्शन सही होगा, यानी अभी हम ऑप्शन देख लेते हैं कि 1 और 2 सही है। यहाँ पर अगर मंत्री शब्द भी लिखा होता, ऑप्शन C तीसरे ऑप्शन में मंत्री शब्द भी अगर लिखा होता यहाँ पर, तब ये भी ऑप्शन सही हो जाता। अगला प्रश्न है 74वां कि केवल इन कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि केवल राज्यसभा में ही शक्ति निहित है कि वह घोषणा कर सके कि राज्य सूची में किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है। यानी कोई विषय जो कि राज्य सूची का है लेकिन राष्ट्रीय हित में उस पर संसद विधि बनाए, तो यह घोषित करने का अधिकार राज्यसभा का ही है। तो यह कथन सही है। ठीक, दूसरा है आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प केवल लोकसभा में पारित किए जाते हैं। तो दूसरा कथन गलत है, क्योंकि यह लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित होते हैं। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। 74वें का ऑप्शन है कि केवल 1, केवल 2। तो इस तरह से 74वें का ये ऑप्शन सही होगा कि केवल 1, यानी A।
75वां प्रश्न है, लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक कर रख सकती है? तो वित्त विधेयक को केवल 14 दिन तक ही रोक सकती है। ऑप्शन डी सही होगा। 76वां प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो 12 सदस्यों को नामित किया जाता है, जो साहित्य, विज्ञान, कला इत्यादि के क्षेत्र में जो फेमस हैं, जो महत्वपूर्ण नाम हैं, उन्हें नामित किया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 77 है, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच कितना अंतराल हो सकता है? तो अधिकतम 6 महीने का अंतराल हो सकता है संसद के 2 सदनों के बीच। 78वां प्रश्न है, राज्यसभा विघटित हो जाती है? तो राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है। 78वें प्रश्न का उत्तर होगा डी। 79वां प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल? तो वह 6 वर्ष होता है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और राज्यसभा का कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है, वह निरंतर बनी रहती है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 80 पर चलते हैं, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो राज्यसभा किसी के द्वारा भंग नहीं की जा सकती। यह प्रश्न कहीं भी कुछ भी करके आए, भले उसमें वोल्डेमॉर्ट और थानोस का नाम ही क्यों न दिया हो, कभी भी उसको सही मत करिएगा। राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता। निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति बिना सदन का सदस्य हुए ही राज्यसभा का अध्यक्ष बना रहता है। तो इसका 81वें का उत्तर होगा बी। प्रश्न क्रमांक 82, किसी विधानमंडल में किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो ऐसी स्थिति अगर उत्पन्न हो कि कोई मामला तुरंत चर्चा का विषय है और उस समय अगर कोई सदस्य प्रस्ताव ऐसा रखता है तो उस प्रस्ताव को स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। मतलब कोई ज़रूरी मामले पर तुरंत चर्चा की जाए, भले ही वह पहले से बताया हुआ हो या न हो, तो ऐसे स्थगन प्रस्ताव कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 82 का उत्तर होगा ए, स्थगन प्रस्ताव। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 83, राज्यसभा का अध्यक्ष यानी सभापति होता है, वह उपराष्ट्रपति होता है। तो यानी 83वें प्रश्न का उत्तर होगा सी। इस तरह से हमने राज्यसभा से संबंधित करीब 83 प्रश्न कंप्लीट किए। यह ज़्यादातर परीक्षाओं में वही प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्हीं में से कोई 1 या 2 4 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो इन्हें आप एक बार दोहरा लीजिएगा। आशा करते हैं कि आपके लिए उपयोगी होगा। इसके अलावा जो सब्जेक्टिव इसके बारे में जानकारी लेनी है, तो भारतीय राज्य व्यवस्था पर हमने एक पूरी सीरीज की है, उसमें करीब 40 लेक्चर हैं। आप उन्हें बारी बारी करके देख सकते हैं और इसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। महादेव।